दोस्तों, आज की कहानी है रिटायरमेंट। आज शिव पूजन बाबूजी की रिटायरमेंट के दिन ऑफिस में पार्टी थी। इस अवसर पर उनका बेटा पंकज, बहू दमयंती, बेटी नैन्सी अपने पति के साथ आए हुए थे। सभी खुश थे। उनकी पत्नी भानुमति की खुशी आज देखते ही बनती थी। शिव पूजन बाबूजी की फरमाइश पर वह आज ब्यूटी पार्लर से सज कर आई थी। उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई के समय ऑफिस के सभी कर्मचारी भावुक हो रहे थे। यहाँ शिव पूजन बाबूजी ने पूरे 30 बरस तक नौकरी की थी। वह हर कर्मचारी के सुख दुख से परिचित थे। यह उनके कुशल व्यवहार का परिणाम था कि वह ऑफिस के हर कर्मचारी के परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। उन्होंने हर कर्मचारी के सुख दुख से परिचित थे। यह उनके कुशल व्यवहार का परिणाम था कि वह ऑफिस के हर कर्मचारी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। उन्होंने हर एक के सुख दुख में पूरा साथ दिया था, जैसा कि हर एक के साथ होता है। इस अवसर पर सब उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंतर इतना था कि उनकी तारीफ झूठी नहीं थी। कहने वालों की आंखें बता रही थी कि उन्हें शिव पूजन बाबू के रिटायरमेंट पर कितना दुख हो रहा है। हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ अनुभव बांट रहा था। यह देखकर भानुमति की आंखें नम हो गई थी। शिवपूजन जी ने उन्हें कभी इतना कुछ नहीं बताया था जितना आज ऑफिस के कर्मचारी बता रहे थे। उनके साथ काम करने वाली आया फपक कर रो पड़ी। बाबूजी, आज लगता है जैसे मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। ऐसा नहीं, कहते कहते छाया रो पड़ी। यहाँ पर इतने लोग हैं। आप मेरे पिता समान हैं। आपके रहते हुए मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सब संभाल लेंगे। अब क्या होगा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? शिवपूजन बाबू ढेर सारे उपहार के साथ देर रात तक बच्चों के साथ घर लौट आए थे। सभी थके हुए थे। कुछ देर बाद वे सो गए। भानुमति को भी नींद आ गई थी। उसे सुबह जल्दी उठना था। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह सबसे पहले शिवपूजन बाबूजी को चाय थमा और उसके बाद घर के और कामों में लग जाती थी। आज जैसे ही अलार्म बजा, भानुमति ने देखा शिवपूजन बाबूजी उसके लिए चाय लेकर खड़े थे। तुम कब उठे? अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? यह तुम नहीं समझोगी भानुमति। मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आज सुबह चाय पिलाकर तुमने मेरा पूरा रूटीन खराब कर दिया। वह कैसे? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे लिए कुछ करके होती थी। अब बैठकर आराम से चाय का आनंद लो। अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक हम तुम बातें करते हैं। बातों के लिए सारा दिन पड़ा है। अच्छा बताओ, चाय कैसी बनी है? मुझे एक ही काम आता है। इसके अलावा तुमने मुझे कभी कुछ करने नहीं दिया। तुम्हारे पास इन सब के लिए फुर्सत ही कहाँ थी? सुबह से लेकर शाम तक परिवार के लिए काम करते रहते थे। यह सब तुम्हारे सहयोग के कारण ही हो सका भानुमति, वरना मेरे बस का कुछ नहीं था। ऐसी बातें करते हो आप। तुम्हारी मेहनत के बदौलत दोनों बच्चे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। और भानुमति, मैंने जीवन में केवल काम का
पर ध्यान दिया। मेरी कमाई का सही उपयोग तुमने किया। तुम ही तो ने बच्चों और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मुझे कभी इन बातों का एहसास भी नहीं होने दिया। आज सुबह से मेरी तारीफ करते रहोगे या मुझे काम भी करने दोगे? मेरा बड़ा मन था रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। रहने दो, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे घंटों लग जाएंगे। घर पर बच्चे आए हैं, मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर शिवपूजन बाबूजी व्यायाम करने लगे और भानुमति अपने काम पर लग गई। उन्होंने सोच लिया था कि वह पत्नी को हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करेंगे। उनकी नौकरी करते हुए उन्होंने कभी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। छुट्टी के इमेज में काम करने के उन्हें रुपए मिलते थे, इसलिए उन्होंने कभी बेवजह छुट्टी तक नहीं ली। भानुमति तथा बच्चों को घुमाने भी ना ले जाते। उनकी आय के साधन इतने नहीं थे कि वह बच्चों और पत्नी को आलीशान जिंदगी दे सके। यह बात उन्हें बहुत खटकती थी, लेकिन मजबूर थे। इस उम्र में जाकर उनके पास समय और थोड़े बहुत रुपए थे जो उन्हें रिटायरमेंट पर मिले। वह इससे भानुमति की उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे जिससे वह नौकरी में तवज्जो ना दे सके थे। कुछ देर बाद बच्चे सोकर उठ गए। वह अभी तक कल की पार्टी की चर्चा कर रहे थे। 2 दिनों में पंकज और दमयंती को जाना था। पंकज बोला, पापा आप दोनों में हमारे साथ चलिए, आपका ही घर है। यह बताओ तो, लेकिन इस पर इतने साल गुजरे हैं, लेकिन कभी इसे इतना समय नहीं दे सका जितना देना चाहिए था। आप यह बात दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जो किया वह अपनी क्षमताओं से बढ़कर किया है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें मेरा नहीं, तुम्हारी मम्मी का योगदान ज़्यादा है। मम्मी आपकी अर्धांगिनी है। उन्होंने सुख दुख में आपका पूरा साथ दिया है। मैं चाहता हूँ अब रिटायरमेंट के बाद उसे पहले कहीं घुमाने ले चलो। अच्छा सेकेंड हनीमून मनाना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में शायद बच्चे इसे यही कहते हैं, लेकिन हमने कभी परिवार के साथ रहकर अपना पहला हनीमून भी नहीं मनाया। पर गृहस्थी में ऐसी फंसी रहेगी, इस बारे में सोचने की कहाँ फुर्सत थी। कोई आकांक्षा तुम्हारी मम्मी ने अपनी ओर से कभी नहीं जताया, कुछ नहीं मांगा। मैं अब उसे सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार थी। ठीक है पापा, आप जो करना चाहे वह करें और जब फुर्सत मिल जाए तब प्लीज़ हमारे पास चले आना। हम भी मम्मी को कुछ दिन के लिए आराम देना चाहते हैं। 2 दिन मम्मी पापा के साथ घर पर रहकर पंकज और दमयंती वापस चले गए थे। अगले ही दिन नैन्सी भी चली गई। भानुमति और शिवपूजन बाबू को घर सूना सूना लग रहा था, उदास मन था। भानुमति, हम दोनों भी कहीं घूमने चलते हैं। मुझे तो घर पर ही अच्छा लगता है। अपना घर तो अपना होता है, लेकिन बदलाव के लिए कभी कभी घर से बाहर घूमने भी जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, उसका अनुभव भी लेना चाहिए। अब इस उम्र में अनुभव लेकर क्या करेंगे? सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। मैंने घूमने के लिए 2 हवाई टिकट पहले बुक कर दिए हैं, मुझसे पूछे बगैर। मैं जानता था तुम उसके लिए राजी नहीं होगी, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। अब कहाँ जा रहे हैं? भानुमति पूछने लगी।
मंसूरी घूमेंगे। उस दिन ठंडी वादियों का मजा उठाएंगे। दिल में लाल टिब्बा मासल रोड घूमने की बड़ी तमन्ना थी, अब जाकर पूरी होगी। उनके कहने पर भानुमति ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी। उसे हवाई जहाज में बैठने में डर लग रहा था। यह बात सिर्फ शिवपूजन बाबूजी महसूस कर रहे थे। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? बस हर समय एक ही बात बोलती हो। अब उम्र है रुपए बचाने की। जरूरत क्या है? अपना घर है, बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे घूमने फिरने पर खर्च करेंगे। मुझे फालतू खर्च पसंद नहीं है। ऐसा मत कहो भानुमति, घूमना फिरना कभी बेकार नहीं जाता। तुम यहाँ की सुंदर वादियों में घूमकर अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। शिवपूजन बाबू की बात पर हंसते। भानुमति कब से मंसूरी देखने की इच्छा थी, लेकिन उम्र की इस पड़ाव पर आते जाते वह मुरझा गई थी। शिवपूजन बाबूजी के उत्साह ने उसे हवा दे दी तो वह फिर से तरोताजा हो गई। हफ्ते भर तक दोनों कश्मीर की वादियों में घूमते रहे। शिवपूजन जी उनकी हर इच्छा का सम्मान कर रहे थे। लगता ही नहीं था कि वह 60 बरस के हो गए हैं। वह दोनों अपने आप को उम्र के इस पड़ाव पर भी युवा महसूस कर रहे थे। एक हफ्ते बाद भी अपने साथ मंसूरी की ढेर सारी यादें लेकर वापस लौट आए थे। शिवपूजन बाबूजी बोले, मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, अब कोई इच्छा बाकी है, उसे भी पूरा कर लीजिए। इच्छाओं का क्या है, एक पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ भानुमति। अब हमारे तुम्हारे पास समय ही समय है। जब जी चाहे पूरा कर लेंगे। काम को भी कभी टालना नहीं चाहिए। मौका मिलते उसे प्राथमिकता देकर पूरा कर लेना चाहिए। शिवपूजन बाबूजी बोले। भानुमति की हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। यह बात भानुमति भी अच्छी तरह से जानती थी। रिटायरमेंट के 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। पंकज बार बार फोन करके उन्हें अपने पास बुला रहा था और शिवपूजन बाबूजी उसे टाले जा रहे थे। एक बार पंकज और दमयंती के पास होकर आ जाते, उसे भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर तुम जानती हो उसी के पास जाकर क्या होगा। वह हमें ड्राइंग रूम में सजे शोपीस की तरह एक जगह पर बैठा देगा और कुछ नहीं करने देगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। आजकल के ज़माने में ऐसी औलाद कहाँ मिलती है जो मम्मी और पापा का इतना ख्याल रखे। जानता हूँ फिर मैं अपने को उस माहौल में ढाल नहीं पाऊँगा। पता है मैंने इतने बरस बड़े बाबू की नौकरी की है। काम में मेरा दिल लगता खाली बैठे समय ही नहीं कटता। यह बात उसे कैसे समझाऊं? शिवपूजन बाबूजी बोले तो भानुमति चुप हो गई। वह जानती थी कि पंकज उनका बहुत ख्याल रखता है, इसी कारण शिवपूजन जी का समय नहीं कटता। तुम उसे समझा दो, हम कुछ समय बाद आएंगे। ठीक है, कह दूंगी। एक बात, उसकी इच्छा को भी मान रख लो। रिटायरमेंट के बाद शिवपूजन बाबूजी ने कहा, सही, मैं अब जीवन का मजा ले रहे थे। एक शाम हुए शहर की हलवाई की दुकान से भानुमति के लिए रसमलाई लेकर जा रहे थे। तभी वह घटना घट गई जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। एक तेज मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस पर छटक कर शिवपूजन बाबूजी दूर गिर पड़े। उनके दिमाग पर चोट आई थी और मोटरसाइकिल का पहला पहिया चढ़ गया था। एक्सीडेंट की बात सुनकर भानुमति बहुत भौचक्की सी रह गई। उसने तुरंत पंकज और नैन्सी को खबर दी। दूसरे दिन भी घर पहुंच गए। शिवपूजन बाबूजी को होश नहीं आया था। भानुमति का रो रो कर बुरा हाल था। तीसरे दिन शिवपूजन जी को होश आया। डॉक्टर साहब बोल क्यों नहीं रहे?
सर में चोट के कारण उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है। इसके कारण इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। इसी वजह से यह जबान नहीं चला पा रहे हैं। यह क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी? वही जो मरीज की हालत बता रही है। इनका बायां हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहा है और दाहिने पैर की हड्डी भी टूट गई है जिस पर प्लास्टर चढ़ा है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, इन्हें चलने में कितने दिन लगेंगे? पंकज ने पूछा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, कुछ दिन बाद बताऊंगा और कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा आपको। भानुमति के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। पंकज और नैन्सी मम्मी का ढाढ़स बंधा रहे थे। हिम्मत रखिए मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत आएगी। आप ही टूट जाएंगी तो पापा का ख्याल कौन रखेगा? नैन्सी बोली। भानुमति जी कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन पति की हालत देखकर उसे रोना आ रहा था। एक हफ्ते बाद भी शिवपूजन बाबूजी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनका मुंह थोड़ा तिरछा हो गया था और जबान नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। बाहर आने पर भानुमति को देखकर शिवपूजन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भानुमति ने झट से उन्हें पोंछ दिया। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखिए। शिवपूजन बाबूजी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन जबान साथ नहीं दिया। दाएं हाथ के इशारे से उन्होंने कुछ कहा। भानुमति ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन्हें हिम्मत बढ़ाने लगी। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद भी घर आ गए थे। पंकज ने उनके लिए नर्स का इंतजाम कर दिया था। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनकी स्थिति में सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। डॉक्टर की बात सही थी। 1 महीने बाद उनकी जबान थोड़ी बहुत चलने लगी और वह हकलाते हुए अपनी बात कहने लगे। पापा की हालत में सुधार देखकर पंकज उन्हें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन भानुमति ने मना कर दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर मैं हूँ और हमारे साथ रिश्तेदार भी हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्टर यहीं पर है जो उन्हें देख रहे हैं। कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तू वापस काम पर चला जा। आप अकेले इतना सब कुछ कैसे संभाले? मम्मी, तुम मेरी हिम्मत हो बेटा, मेरी चिंता मत करना, मैं उन्हें देख लूंगी। कहते हुए भानुमति की आंखें भर आई थी। वह जानती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने जीवन में कभी नहीं उठाई। पहली बार किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे करने के लिए तैयार हो गई। नैन्सी कुछ दिन पहले चली गई थी। अब घर पर शिवपूजन बाबूजी भानुमति ही रह गए। 1.5 महीने बाद पैर से प्लास्टर कट गया था, लेकिन वह चलने की स्थिति में नहीं थे। उनके दाहिने हाथ और पैर काम करना बंद कर दिया था। नर्स उनकी सारी काम कर रही थी। शिवपूजन बाबूजी को उसके साथ अपने को असहज महसूस करते। जीवन में उन्होंने कभी किसी पराई स्त्री को छुआ नहीं था। यह बात उन्होंने भानुमति को बता दी। उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए वह नर्स जगह खुद ही उनके काम करने लगी। शुरू में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। वह व्हील चेयर से बैठाकर उन्हें बाथरूम ले जाती, उन्हें नहला धुलाकर बैठा देती। अब शिवपूजन बाबू का मन लगा रहता था। उनकी स्थिति बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह हो गई थी। दिमाग में चोट आने की वजह से अक्सर वे चुप ही रहते थे। मिलने आने वाले उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते। यह बात उन्हें बड़ी बड़ी अखरी थी। वह खुद भी एक पढ़ी लिखी और जिम्मेदार इंसान थे। वह जानते थे कि इस उम्र में उनके लिए ऐसी हालत में क्या उचित है क्या अनुचित। लेकिन जब शरीर का
कोई अंग काम करना बंद कर दे तो वह क्या कर सकते। हर एक का नसीहत देना उन्हें चिड़चिड़ा बना रहा था। यह बात भानुमति भी महसूस कर रही थी, लेकिन वह किसी को कुछ कहने से रोक नहीं सकती थी। एक दिन शिव पूजन बाबूजी बोले, भानुमति, लोग मुझसे मिलने क्यों चले आते हैं, तुम्हारा हाल चाल पता करने आते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर बोझ नहीं हूँ। फिर लोगों को मुझे इतनी सहानुभूति क्यों है। सबकी बात करने का अपना तरीका होता है। आप उनकी बात का बुरा मत माना करो। एक ही बात सब लोग कहे तो बुरी लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं। तुम इन्हें यहाँ आने से मना कर दिया करो। बात समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कटकर नहीं रह सकते। भानुमति ने अपनी असमर्थता जाहिर हालत में उन्हें किसी से सहानुभूति नहीं, हिम्मत चाहिए थी। ऐसी हालत में हर कोई उन्हें सहानुभूति दिखाकर दो चार बातें सुना रहा था। एक झटके में उनके सारे सपने बिखर गए। क्या सोचा था और क्या हो गया। ऊपर से दुनिया भर की बातें, यह सब उनके लिए असहन हो रहा था। भानुमति भी मजबूर थी। हफ्ते में एक दिन डॉक्टर आकर देख जाते। दोपहर में एक नर्सिंग असिस्टेंट आकर जरूरी काम करके चला जाता। इसके अलावा उनकी सारी जरूरतें भानुमति पूरा कर रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिवपूजन बाबूजी दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होते जा रहे हैं। आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अब शब्द का इस्तेमाल करना तो दूर की बात, अब जरा सी भी मन की बात ना होती तो वह अपना आपा खो देते और भानुमति के लिए कुछ कुछ बोलने लगते। एक दिन तो हद हो गई। भानुमति किचन में काम कर रही थी। शिवपूजन बाबूजी ने उनसे आवाज लगाई, शायद वह सुन ना सकी। कुछ देर बाद जब वह उनके पास आई तो उन्होंने सामने रखा हुआ खाली गिलास उठाकर उसे दे मारा। संयोग से हाथ से गिलास रोक लिया, वरना उसे चोट लग जा सकती। यह क्या कर रहे हो, कब से आवाज दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। अब तुम्हारे लिए भी मैं एक बेकार की चीज हो गया हूँ। कैसी बात कर रहे हो जी। मैं किचन में खाना बना रही, कुकर की सीटी से मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं तुम जैसी औरतों से तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। उनकी कर्कश बात सुनकर भानुमति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। फिर भी उनकी तबीयत को ध्यान में रखकर उसने उसे दिमाग से निकाल दिया और उनकी खिदमत में लग गई। भानुमति का ठंडा व्यवहार शिवपूजन जी को रास नहीं आया। उस दिन भी हर समय उसे जानने की बात करते रहते। भानुमति भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी कि जो उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थी। एक हफ्ते बाद डॉक्टर मोहित ने भानुमति की उनकी बदलते हुए व्यवहार की चर्चा की। वह बोले, जैसा कि उनकी रिपोर्ट बता रही, उनकी तबीयत में पहले से कोई गिरावट नहीं है। दिमाग की सूजन भी धीरे धीरे कम हो रही है। पता नहीं यह हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं। मुझे अपने नज़दीक बिल्कुल सहन नहीं करते। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, कई बार झेलना मुश्किल हो जाता। मेरे पति हैं, इसलिए मैं उन्हें अनसुना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। दिल पर उनकी बातों का समय तक असर रहता है। आप चिंता ना करें, मैं 2-3 दिनों में मनोचिकित्सक को अपने साथ लेकर आऊँगा। वही उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें हुआ क्या है। घर में कोई ऐसी वैसी बातें तो नहीं हुई जिससे उनके मन आहत हो गया। डॉक्टर साहब, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। कभी कभी मिलने के लिए रिश्तेदार आ जाते हैं। इन्हें उनसे भी बहुत बात करना पसंद नहीं आता। शिव पूजन के साथ जबरदस्ती ना किया करें। मिलने आने वालों को मैं नहीं रोक सकती, लेकिन इसे दूर बैठाने की कोशिश जरूर करूंगी। इनकी बदले व्यवहार में मैं बहुत आहत हो जाती हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। 2 दिन बाद डॉक्टर मोहित अपने साथ मनोचिकित्सक सौरभ जी को लेकर आ गए थे।
उन्हें देखकर शिवपूजन बाबूजी ने पूछा, यह कौन है? मरीजों को देखने में मेरे साथ कभी कभी सौरभ जी भी चले आते हैं। वे उनका दवाई से मानसिक इलाज करते हैं। और यह सुनकर शिवपूजन बाबूजी ने उनके लिए हाथ जोड़ लिए। आप कैसे हैं? एक अपाहिज आदमी कैसा हो सकता है? मानता हूँ तकलीफ आपके शरीर पर है, उसे मन पर मत आने दीजिए। मन स्वस्थ हो तो तन भी स्वस्थ होने लगता है। मेरी हालत और मर जाने के बाद ही सुधरेगा। आप अपनी सोच बदलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ शिवपूजन बाबूजी का यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। शिवपूजन जी बोले। डॉक्टर सौरभ ने उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया था। तभी वहाँ भानुमति पानी लेकर आ गई। शिवपूजन जी के चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझते देर ना लगी कि वह पत्नी को लेकर परेशान है। लगता है घरवाली आप पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है, भानुमति मेरी जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखती है। यही बात मैं नहीं पचा पा रहा हूँ। इस औरत ने जीवन भर मेरे लिए कुछ इतना किया, अब मेरी करने का वक्त आया तो मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे सहन नहीं होता। क्या यह भी आपको लेकर परेशान रहती? उसने मेरी हालत को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए, पति के रूप में उसे इस उम्र में क्या मिला? मैं उसे जीवन का कोई सुख नहीं दे सका। क्या भी आपसे कुछ खास अपेक्षा रखती हैं? यह आज भी मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। यही सोचकर मैं परेशान हूँ। मेरे जीवन का अंत हो जाता तो कम से कम भानुमति को शांति से मुक्ति मिल जाती। ऐसा नहीं सोचते। सोचते कभी उसकी नज़रों से देखने की कोशिश कीजिए। उनके लिए आप क्या हैं? उन्होंने आपसे दिलो जान से प्रेम किया है। आपका भी फर्ज बनता है उसके प्यार का मान रखें। प्यार एक तरफ हो तो उसे क्या हासिल हो जाएगा? मैंने उसके मन में बहुत सारी उम्मीद जगाई थी। मुझे क्या पता था मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। अब मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे छोड़कर चली जाए, तब उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं ऐसी हालत में किसी अस्पताल के एक कोने में पड़ा रह सकता हूँ। यह आपकी सोच है, उसकी नहीं। दरवाजे पर खड़ी भानुमति सब कुछ सुन रही थी। उसके लिए भी अपने को रोकना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह मुंह पर रुमाल रखकर उसने अपनी हिचकियों रोकी। वह समझ गई कि शिवपूजन बाबूजी की उससे क्या चाहते हैं। ऐसी हालत में भी उन्हें अपने से ज़्यादा पत्नी की चिंता खाए जा रही थी। डॉक्टर के समझाने का शिवपूजन बाबूजी पर अच्छा असर पड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर मोहित सौरभ को साथ लेकर चले गए। उनके जाते ही भानुमति उनके लिए पानी लेकर आ गई। डॉक्टर के साथ बात करके गला सूख गया था। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह में लगाया तो शिवपूजन बाबूजी अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने भानुमति का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। भानुमति भी उनके गले लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद अपने आप को शांत कर शिवपूजन बाबूजी माफ़ी मांगने लगे। मैं कितना स्वार्थी हो गया था जो आपकी भावनाओं को समझ ना सका। मेरी उम्र में कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, ऐसा ना कहते हुए तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकती। आइंदा कभी दूर जाने की बात मत करना। भानुमति बोले तो शिवपूजन बाबू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम मेरी दुनिया हो, मुझसे दूर मत जाना भानुमति, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। भानुमति ने बड़े प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा, एक बच्चे की तरह। शिवपूजन बाबूजी उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। शिवपूजन बाबू को लगा जैसे भानुमति के रूप में उनकी दिवंगत माँ उसे सहला रही है। उम्र के इस पड़ाव पर स्त्री की अनेक रूप में से उन्हें भानुमति का वात्सल रूप स्पष्ट नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस